हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक अपलोड करवा रहा हूं, वो है जिसका नाम डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी जो बच्चे स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपको एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन अलग अलग टॉपिकों के ऊपर आधारित होते हैं जो इस वीडियो में आप समझ पाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आपने ध्यान से पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी आपसे रिलेटेड कंटेंट है वो सारा मैंने एडिट करके अपलोड करवाया है। तो ये वीडियो मैं क्या है बच्चों को पहले भी पढ़ा चुका हूं, इसमें एसएससी के बच्चों को भी, पर जो आपसे रिलेटेड टॉपिक है वो सारा मैंने इसके अंदर एडिट करवा दिया है। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से पूरा देखना है। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है, मैंने कहा What is the relation of अमन विद अंकित? क्वेश्चन है आपसे कि अमन का अंकित के साथ क्या संबंध है। क्वेश्चन है आपका कि अमन का अंकित के साथ क्या संबंध है। गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग। हाय राहुल, हाय। चलेगा, तो पहले तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर एक स्टेटमेंट दी जाएगी, ठीक है ना। स्टेटमेंट दे दी गई है, जैसे स्टेटमेंट क्या दी गई है, स्टेटमेंट दे दी गई है अंकित इज द ब्रदर ऑफ अमन। Ankit is brother of Aman, who is son of Ram. Who is son of Ram? अंकित अमन का भाई है, अंकित अमन का भाई है जो राम का बेटा है। फिर एक स्टेटमेंट दूसरी दे दी। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दूसरी स्टेटमेंट में दिया गया है क्या, राम इज फादर ऑफ अमन, राम इज फादर ऑफ अमन एंड हस्बैंड ऑफ प्रिया। राम अमन के पिता हैं और प्रिया के क्या हैं, हस्बैंड हैं। अब ठीक है, पति हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब आपको ना फिर उसके बाद ना 5 ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन कैसे दिए होंगे, कुछ ऐसे, इफ स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यदि कथन एक अकेला पर्याप्त है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। दूसरा, इफ स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, यानी यदि कथन दूसरा अकेला पर्याप्त है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। इफ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट, तो बच्चों यानी इस तरीके से ऑप्शन देंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं यदि स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग चलता हूं तो स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि जो अंकित है ना वो किसका भाई है, अंकित भाई है अमन का, और अमन किसका बेटा है, अमन बेटा है राम का। तो बच्चों एक बात बताओ, पहली स्टेटमेंट से हमें यहां पर क्लियरली पता लग रहा ना कि अमन का अंकित के क्या संबंध है। तो अमन का अंकित के साथ क्या संबंध आ रहा है, भाई का। तो यानी पहली स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है। वहीं अब दूसरी स्टेटमेंट की मैं बात करता हूं तो उसका डायग्राम अलग से बनाएं। राम इज फादर ऑफ अमन, राम क्या है, पिता है अमन के, ठीक है, और वो साथ ही साथ पति है किसके, प्रिया के। तो अब एक बात बताओ, खाली इस स्टेटमेंट से दूसरी से हमें पता लग पा रहा है अमन का अंकित से क्या संबंध है। यहां तो अंकित का जिक्र है ही नहीं, तो यानी दूसरी स्टेटमेंट से हमें नहीं पता लग पा रहा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि केवल स्टेटमेंट एक ही सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। केवल स्टेटमेंट फर्स्ट सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बात आ गई समझ में बच्चों, बात आ गई ना समझ में, ठीक है। अब जैसे इसका ना एक और उदाहरण देता हूं बच्चों। उदाहरण क्या, जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इससे आप सारी पांचों ऑप्शन समझ जाएंगे। ये पांचों ऑप्शन आपको समझ आ गए तो डाटा सफिशिएंसी का चैप्टर समझ आ गया। बस यही बात होती है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, मैंने कहा 8 स्टार
6 स्टार 2 स्टार 20, ठीक है ना। मैंने ये दिया बच्चों यहां पर, ठीक है ना। या फिर इसको मैं कह सकता हूं, हाँ इसको मैं कुछ ऐसा लिख लेता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा 8 8A 2B 6 इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। मैंने ये दे दिया बच्चों। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात बताओ, फिर मैंने पहली स्टेटमेंट पहले दे दी। पहली स्टेटमेंट क्या दे दी कि A इज इक्वल टू प्लस एंड B इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। फिर स्टेटमेंट दूसरा दे दिया मैंने, क्या A इज इक्वल टू मल्टीप्लाई एंड B इज इक्वल टू माइनस, ठीक है ना। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए और बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे ये साबित हो जाए कि ये इक्वेशन बैलेंस है। यानी ए और बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे ये साबित हो जाए ये इक्वेशन बैलेंस है। तो आप यहां पर क्या कहेंगे? आप यहां पर कहेंगे तो उसके बाद दो स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट से आंसर सही आ रहा है? तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू यदि प्लस होती और बी की वैल्यू मल्टीप्लाई होती तो ये 6 दूनी 12 और 8 क्या हो जाता? 20 हो जाता। यानी पहली स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है। पर दूसरी से देखना, यदि मैं इसको कहता हूं ये क्रॉस है, ठीक है ना, और ये माइनस का साइन है, ये किसका आना चाहिए था? आपका माइनस का आना चाहिए था। तो 8 दूनी 16 में से 6 गया तो 10, यानी नहीं आया तो दूसरे से आंसर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना, इसका मतलब क्या? केवल स्टेटमेंट एक से आंसर आ रहा है। यानी आंसर हम क्या देंगे? यदि केवल एक कथन पर्याप्त है, यानी केवल पहली स्टेटमेंट से क्वेश्चन का क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। वहीं इसका वाइस वर्सा देखिएगा बच्चों। अब इसी का वाइस वर्सा देखना। दूसरे मैं केस क्या बताता हूं, दूसरा एक ही से पांचों ऑप्शन में आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है? यदि मान लो पहली स्टेटमेंट ये दी गई है कि ए का मतलब डिवाइड है और बी का मतलब है मल्टीप्लाई, बी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। और दूसरी स्टेटमेंट दी है कि ए का मतलब आपका प्लस है और बी का मतलब है आपका मल्टीप्लाई। तो अब मैं यहां पर क्या देखूंगा बच्चों? अब मैंने यहां पर देखा कि पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलता हूं तो यहां डिवाइड आएगा, यहां मल्टीप्लाई आएगा, तो उससे ये 4 छिका 24 हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ रहा ना, पर दूसरे अकॉर्डिंग चलता हूं तो उससे ये प्लस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई, अब आंसर आ रहा है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा कि स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कि यदि कथन दूसरा अकेला पर्याप्त है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर पता लगाने के लिए केवल स्टेटमेंट 2 क्या है? सफिशिएंट है, 1 नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, अब देखना तीसरा ऑप्शन आप कैसे पिक करेंगे? तीसरा ऑप्शन कब पिक करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन कब पिक करेंगे? तीसरा ऑप्शन है बच्चों, देखना पहली स्टेटमेंट यदि दी गई है कि a इज इक्वल टू प्लस है और b इज इक्वल टू क्या है? मल्टीप्लाई है। b इज इक्वल टू क्या है? मल्टीप्लाई है। अब मेरी बात को यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। तो अब क्या हो रहा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। क्या स्टेटमेंट एक से आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें b की वैल्यू नहीं बता, ना ही b से आ रहा। पर मैं दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करता हूं तो दोनों को कंबाइन करने के बाद a और b की वैल्यू हमें पता लग जाती है और ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है। यानी क्वेश्चन का आंसर जब दोनों स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड पड़ेगी, हमें क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जब दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तब हमारा आंसर क्या होगा? इफ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट। यदि कथन पहला और दूसरा दोनों क्या है? पर्याप्त हैं। यानी पहले और दूसरे दोनों को मिलाकर हम क्या है? क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। अब देखिएगा बच्चों अगला, पहले ये ऑप्शन ही समझना जरूरी है बच्चों, इसलिए ऑप्शन समझा रहा हूं मैं आपको। उसके बाद मैं कहता हूं यहां पर स्टेटमेंट दी गई है, क्या स्टेटमेंट दी गई है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर कहा गया है पहली स्टेटमेंट है a का मतलब प्लस है और b का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। b का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है।
और दूसरी स्टेटमेंट को आपको ना कुछ और तरीके से दे दिया, यानी उसमें भी आप लगभग यही लेके चलो। चलो मान लीजिएगा मैंने यही मान लिया, दोनों के अंदर स्टेटमेंट ये है, पर अब आप जानते हैं कि आंसर जो है ना वो आपका इस स्टेटमेंट से भी आएगा, इससे भी आएगा, क्योंकि दोनों लगभग एक ही बात है, वाइस वर्सा। पर आंसर हमें ये पता है, आंसर दोनों से हमें मिल सकता है। जब दोनों से आंसर मिल सकता है, यानी केवल इस स्टेटमेंट से भी आंसर आ सकता है और केवल इस स्टेटमेंट से भी आंसर आ सकता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए केवल अकेला ये स्टेटमेंट पर्याप्त है और केवल ये अकेला ये स्टेटमेंट पर्याप्त है। जब दोनों इंडिविजुअली पर्याप्त है तो इन दोनों में आइदर का केस बनेगा, तो हम कहेंगे या तो आप आंसर इससे दे सकते हैं या आप आंसर इससे दे सकते हैं। और पांचवा क्या होता है, पांचवा ऑप्शन को समझिएगा। पांचवा ऑप्शन कैसे होगा बच्चों, पांचवा ऑप्शन कुछ ऐसा होगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिएगा मैं यहां पर कहता हूं कि ए का मतलब प्लस है और बी का मतलब है माइनस। दो ऑप्शन दूसरे में कहता हूं ए का मतलब है मल्टीप्लाई और बी का मतलब है आपका डिवाइड। तो आप देखेंगे दोनों से आंसर नहीं आएगा, यानी इस पहली स्टेटमेंट से भी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी और दूसरे से भी बैलेंस नहीं होगी, तो दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो फिर पांचवा टिक किया जाएगा। देखिएगा अब जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे ये पांच में से कोई भी चार ऑप्शन हो सकते हैं। क्वेश्चन है क्या बच्चों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कासिम एंड राहुल। कासिम और राहुल के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पता लगाने के लिए दो स्टेटमेंट दी गई हैं। अब बताना इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। जैसे पहला है कासिम इज 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पुनीत। मान लीजिएगा ये पुनीत है, तो पुनीत के वेस्ट में 4 मीटर दूर कौन है, कासिम है। ये हमें बताया गया इन दोनों के बीच 4 मीटर की दूरी है। Who is to the north of साहिल, जो किसके नॉर्थ में है, साहिल के। तो जो पुनीत है वो किसके नॉर्थ में है, साहिल के नॉर्थ में है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, राहुल इज 4 मीटर अवे फ्रॉम साहिल। राहुल जो है ना वो 4 मीटर दूर है किससे, साहिल से। इस बात को समझिएगा बच्चों। अब राहुल जो है ना वो 4 मीटर दूर है साहिल से। कितने मीटर दूर है, 4 मीटर। पर ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में है, ये नहीं पता हमें किस डायरेक्शन के अंदर है। तो ये पहली स्टेटमेंट है बच्चों, हमें ये नहीं पता राहुल साहिल से कौन सी डायरेक्शन में है, बस ये पता है कि उससे 4 मीटर दूर है। तो ये तो अब क्वेश्चन ने पूछा है कि कासिम और राहुल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। पहली तो बात स्टेटमेंट 1 में हम यही नहीं कंफर्म कर पाए हैं कि राहुल को मैं साहिल के किधर बिठाऊं, नॉर्थ में बिठाऊं, ईस्ट में बिठाऊं, वेस्ट में बिठाऊं या साउथ में बिठाऊं। तो यानी स्टेटमेंट अकेले से तो आंसर नहीं आ रहा है। अब स्टेटमेंट दूसरा देखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, साहिल इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ राहुल। ठीक है ना, साहिल जो है ना वो राहुल के कहां पर है, ईस्ट में है। कितने मीटर दूर, 4 मीटर दूर। फिर है कासिम इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ साहिल। कासिम जो है ना साहिल के नॉर्थ वेस्ट में है। अब साहिल का नॉर्थ वेस्ट ये होगा, डायरेक्शन आपने पढ़ी है बच्चों। ठीक है, फिर है साहिल इज 3 मीटर टू द साउथ ऑफ पुनीत। जो साहिल है वो पुनीत के साउथ में है। कितने दूर, 3 मीटर दूर। साहिल पुनीत के, यानी पुनीत आपका नॉर्थ में होगा। ये डिस्टेंस इनका कितना, 3 मीटर की दूरी है। अब क्वेश्चन तो हमारा था कासिम और राहुल के बीच क्या दूरी है। अब बच्चे एक बात बताओ, यहां से भी हम कासिम और राहुल के बीच की दूरी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें यही नहीं पता कासिम साहिल से कितनी दूर है। तो स्टेटमेंट 2 से भी आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। ठीक है ना, स्टेटमेंट 2 से भी क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, ना ही स्टेटमेंट 1 से आ रहा है ना ही स्टेटमेंट से। जब आपका दोनों से आंसर ना आए ना, तो फिर हम एक कोशिश क्या करेंगे कि दोनों को कंबाइन करके देख लेंगे। क्या करके देख लेंगे, दोनों को कंबाइन। देखिएगा कैसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दोनों को कंबाइन करके देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कासिम इज 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पुनीत। कासिम जो है ना वो पुनीत के कहां पर है, 4 मीटर वेस्ट में है। यानी ये आपका पुनीत है, तो ये इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना वो 4 मीटर की है। ठीक है ना बच्चों। फिर कहा है हु इज टू द नॉर्थ ऑफ साहिल, जो किसके नॉर्थ में है, साहिल के नॉर्थ में है। किसके नॉर्थ में है, साहिल के। तो पुनीत आ गया साहिल के नॉर्थ में। अब राहुल कहां है, 4 मीटर दूर है साहिल से। अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता कहां है, पर 4 मीटर दूर है किससे, साहिल से। कौन सी डायरेक्शन में ये नहीं पता।
अब दूसरी बात है, साहिल इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ राहुल। देखिएगा साहिल कहां पर है, राहुल के ईस्ट में, तो यानी राहुल उसके कहां होगा, वेस्ट में। तो यानी ये दूरी कितनी आ गई आपकी, 4 मीटर की आ गई, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर दिया गया है। तो यानी ये वाला डाटा भी जो पिछला था वो कंप्लीट हो गया है। अगली बात, कासिम इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ साहिल। अब देखिएगा कासिम बिल्कुल जो है ना वो नॉर्थ वेस्ट में है, किसके, साहिल के, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में है। दूसरी बात, साहिल इज 3 मीटर टू द साउथ ऑफ पुनीत। पुनीत के 3 मीटर दूर कौन है, साहिल है। तो ये तो बात हमें पहले ही पता था कि पुनीत साहिल के नॉर्थ में है और साहिल पुनीत के साउथ में है, पर अब इन दोनों के बीच की दूरी भी पता लग गई। अब हमें बताना है कासिम और राहुल की दूरी क्या होगी। डायरेक्शन आपने पढ़ा है, ये अपोजिट डिस्टेंस सेम है, तो ये वाला अपोजिट डिस्टेंस भी सेम होगा, यानी 3। यानी मैंने क्या देखा, दोनों स्टेटमेंट को मिक्स करने से क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसलिए हम क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन सी टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे, ऑप्शन सी। अब बताओ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ आ गया, यस और नो। पहले तो हमने देखा ना तो स्टेटमेंट 1 से आंसर आ रहा था, ना ही स्टेटमेंट 2 से आंसर आ रहा था, पर जब दोनों को कंबाइन किया तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कथन 1 और 2 दोनों को मिलाकर पर्याप्त है क्वेश्चन का आंसर निकालना, इंडिविजुअली आंसर नहीं निकाल सकते। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे अब। तो बच्चों देखिएगा, क्वेश्चनों को देखते जाओ ध्यान से, सारे क्वेश्चन समझिएगा, पूरा चैप्टर ऐसा ही है। यहां पर देखिएगा चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर ना रीजनिंग के कोई से भी चैप्टर से क्वेश्चन हो सकता है, पर क्वेश्चन चैप्टर का नाम रहेगा डाटा सफिशिएंसी। इसमें ब्लड रिलेशन का भी कंसेप्ट हो सकता है, किसी भी चैप्टर का कंसेप्ट हो सकता है, बच्चों ये बात याद रखिएगा। इसलिए डाटा सफिशिएंसी लेट करवाई गई है, क्योंकि वर्बल रीजनिंग मैं पूरी आपको पढ़ा चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी अमंग 5 पर्सन पी क्यू आर एस एंड टी फेसिंग नॉर्थ। 5 व्यक्ति हैं जो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, तो उनमें पी के इमीडिएट राइट में यानी एकदम ठीक दाई और कौन है। तो पहले तो पहली वाली स्टेटमेंट लेते हैं। पहली वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है बच्चों, उस पर ध्यान दीजिएगा। वो कह रही है आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। आर जो है ना वो क्यू के थर्ड लेफ्ट में है, यानी यदि ये क्यू है तो 1 2 3 उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, आर है, ठीक है ना, कौन है आपका, आर है, ठीक है ना। एंड पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, और पी कहां पर है, सेकंड राइट में है, किसके, आर के। पी सेकंड राइट में है आर के। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना था, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। तो पी के इमीडिएट राइट में कौन है, तो मैंने देखा पी के तो एकदम राइट में कौन है, क्यू है। पी के एकदम राइट में कौन है प्यारे बच्चों, क्यू है। देखिएगा पहला क्या कहा था, आर क्यू के थर्ड लेफ्ट में है, और पी कहां था, सेकंड राइट में, आर के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी के एकदम दाईं ओर कौन है, क्यू है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ रहा है, पहली स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है। अब दूसरी स्टेटमेंट पर जाएंगे बच्चों। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। Q जो है ना वो T के लेफ्ट में है, यानी ये T है तो उसके एकदम लेफ्ट में कौन है, Q है। Who is second to the right of P, जो P के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो P जो है ना वो सेकंड राइट में है, किसके, T के। P कहां पर, देखिएगा T कहां पर है, T के लिए यूज हुआ है ना हु, तो T जो है ना वो सेकंड राइट में है, P के आ गया। अब क्वेश्चन क्या था कि P के एकदम राइट में कौन है, तो हमें यहां से भी पता चलता है कि P के एकदम राइट में कौन है, Q है। यानी स्टेटमेंट 2 से भी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब अकेली इस स्टेटमेंट से भी आंसर आ रहा है और अकेला इससे भी आंसर आ रहा है। जब मैंने कहा जब दोनों से इंडिविजुअली आंसर आए, यानी हम केवल स्टेटमेंट 1 के बेस पे भी आंसर दे सकते हैं और केवल स्टेटमेंट 2 के बेस पे भी आंसर देते हैं, तो दोनों में किसका केस बनेगा, आइदर का केस बनेगा। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसका देखना, यहां पर बताना है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे। मुंबई और पुणे के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है। तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पुणे इज 70 किलोमीटर अवे फ्रॉम जाफरा। यानी यहां पर ये कह रहा है कि पुणे और जाफरा के बीच की जो दूरी है ना वो 70 मीटर है। कितने मीटर है, 70 मीटर है, ठीक है ना। तो ये तो पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, दूसरी स्टेटमेंट कह रही है मुंबई इज 38 किलोमीटर अवे फ्रॉम जाफरा। मुंबई जो है ना वो जाफरा से 38 किलोमीटर दूर है। पहले वाला कितना था, 70 किलोमीटर, और दूसरा कितना है, 38 किलोमीटर। तो बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सुमित्राज बता रहे हैं सी, गणेश राठौड़ बता रहे हैं सी। इतना आसान नहीं है, ये बात हरदम याद रखिएगा, इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं सर दोनों को कंबाइन करने से आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, दोनों को तो कंबाइन अब आप तब करेंगे ना जब हमें ये दिया हो, ये तो पता लग गया इन दोनों के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है और इन दोनों के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है, पर हमें ये तो नहीं पता पूना जाफरा की किस डायरेक्शन में है और मुंबई जाफरा के किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन का तो पता नहीं किस डायरेक्शन के अंदर है। यही तो आप जल्दबाजी में मिस्टेक कर रहे हैं ना बच्चों। छोटे छोटे, इतना आसान टॉपिक नहीं है, विश्वास कीजिएगा बच्चों। टॉपिक के क्वेश्चन दिखने में आसान लगते हैं पर इतने आसान नहीं है। हमें ये क्या पता कि कौन सा किस डायरेक्शन में है। मान लीजिएगा, देखिएगा इसके तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं पुणे और जाफरा की दूरी जो है ना 70 मीटर की ये होगी, ठीक है ना, और जाफरा और मुंबई की 38 किलोमीटर की दूरी ये होगी। तो आप आंसर पुणे और मुंबई का कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे ना, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है पुणे और जाफरा के बीच की दूरी 70 की ये है और जाफरा और मुंबई की 38 ये है, तो वो 108 हो गया ना, क्योंकि डायरेक्शन नहीं पता। तो यानी ना तो स्टेटमेंट 1 से आ रहा है ना ही स्टेटमेंट 2 से आंसर आ रहा है और दोनों को मिलाने से भी आंसर नहीं आ रहा है। तो उस केस में हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन ई के साथ, कि दोनों ही स्टेटमेंट पर्याप्त नहीं है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा बच्चों। तो देखिएगा थोड़ा सा चैप्टर क्या है बच्चों, हर बारीकी हर चीज को देखिएगा। इसलिए बार बार कहता हूं ना, जो कंसेप्ट आपको चैप्टर में पढ़ाए थे, तो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन एक बार बताओ, वैसे तो आसान लगते हैं पर ये हरदम ना याद रखना, एसएससी एग्जाम में ना सीजीएल और जो सीएचएसएल की तैयारी करा है 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। मेंस एग्जाम में 100% आता है यहां से क्वेश्चन बच्चों, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। और जो बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में तो 100% यहां से क्वेश्चन आएंगे। 2-3 क्वेश्चन वहां भी पक्का आएंगे जो बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। यहां पर बताना टी का के से क्या संबंध है। तो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है बच्चों? पहली स्टेटमेंट कह रही है आर सिस्टर जे हैज मैरिड टीज ब्रदर एल हु इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। आर की बहन जे ने, यानी आर की बहन है कौन है? जे, उसने टी के भाई एल से विवाह किया है। तो आर की जो बहन जे है उसका जो विवाह है वो किससे हुआ है? एल से। और जो किसका भाई है? टी का भाई है। ठीक है, जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। तो जो एक बात बताओ, यहां पर एल की बात हो रही है ना, तो एल अपने माता पिता का जब इकलौता पुत्र हुआ, ठीक है, अपने माता का इकलौता पुत्र है और वो भाई है टी का, तो टी जाहिर सी बात है उसकी क्या होगी? बहन होगी। टी उसकी क्या होगी? बहन होगी। क्लियर है बच्चों ये बात? ठीक है ना, टी उसकी ऑब्वियस सी बात है बहन होगी। डायग्राम यही बनेगा ना। देखिएगा, आर की बहन जे ने टी के भाई एल से विवाह किया जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। तो एल जब अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है तो इसका मतलब क्या हुआ? टी उसकी क्या होगी? बहन। अब क्वेश्चन ने पूछा टी का के से क्या रिलेशन है। तो यहां पर देखिएगा इस स्टेटमेंट में के का कोई जिक्र नहीं है। तो हम दूसरी स्टेटमेंट पर आते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? के एल और जे की इकलौती पुत्री है। तो यहां पर बताया गया है के कौन है? एल और जे की इकलौती पुत्री। एल और जे की कौन है? इकलौती पुत्री। तो बच्चों यहां पर हमें बताना रहा टी का के से क्या संबंध है। तो पहली स्टेटमेंट के अंदर क्या नहीं दिया गया? के नहीं दिया गया। दूसरी में टी नहीं है, तो यानी स्टेटमेंट 1 से भी आंसर नहीं आ रहा और स्टेटमेंट 2 से भी आंसर नहीं आ रहा इंडिविजुअली। पर दोनों को जब मिला कंबाइन कर देता हूं, दोनों को मैं मिला देता हूं, तो दोनों को मिलाऊंगा कैसे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, ये वाला तो आपका बना ही हुआ था कि ये आर है और ये उसकी बहन जे है जिसका विवाह एल से हुआ है और जिसकी बहन कौन है? टी है। अब हमें पता है कि एल की बेटी कौन है? के है।
ठीक है ना, L की बेटी कौन है, K है। तो यहां पर ये यानी इन दोनों को मिलाकर आपका क्या है, ये फाइनल चार्ट बन गया। अब बताना था T का K से क्या संबंध है, तो K कौन है, T कौन है, K के पिता की बहन, पिता की बहन यानी कि बुआ। तो यानी दोनों को कंबाइन करने से आंसर आ गया, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। साथ ही साथ बच्चों आपको यह भी कहना चाहूंगा, वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चले, और साथ ही साथ आपको बीच में एक जानकारी भी दे देता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम का अभी जो है पेपर होने वाला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रेलवे की ये लेटेस्ट बुक जो है ना मैंने निकाली है मार्केट के अंदर, आप इनको ना जरूर परचेज करें। आप कहेंगे सर परचेज क्यों करें, तो बच्चों इन बुक्स के अंदर जो लेटेस्ट अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुए हैं ना, उसके भी लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। और साथ ही साथ बच्चों आपको इस बुक की खास बात यह मिलेगी कि जो लेटेस्ट पैटर्न है, रेलवे का जो लेटेस्ट पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ही टाइप वाइज मैंने क्या है यहां पर बुक को तैयार किया हुआ है। तो ये बुक आप जो है ना कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, या सोफीफाई से भी परचेज कर सकते हैं। तो साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए जिस भी लैंग्वेज में आपको ये बुक चाहिए, उस लैंग्वेज के अंदर इस बुक को क्या है तुरंत ही ऑर्डर कर दे। चलेगा अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है जे पी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज जे रिलेटेड टू पी। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रही है। पहली स्टेटमेंट कहती है एम इज ब्रदर ऑफ पी एंड टी इज सिस्टर ऑफ पी। तो एम पी का भाई है, एम किसका भाई है, पी का, एम को भाई बना दीजिएगा पी का। फिर कहा है टी इज सिस्टर ऑफ पी, टी बहन है किसकी, पी की। हमें बताना था जे का पी से क्या संबंध है। तो पहली स्टेटमेंट के आधार पर तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। अब मैं जाऊंगा किस स्टेटमेंट के ऊपर, दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, पीज मदर इज मैरिड टू जेज हस्बैंड हु हैज वन सन एंड टू डॉटर्स। पी की मां जे के पति से विवाहित है, ठीक है ना। पी की जो मां है वो किससे विवाहित है, जे के पति से। अब एक बात बताओ बच्चों, पी की जो मां है, यानी ये हमने मां बना दी, पी की जो मां है वो किससे विवाहित है, जे के पति से विवाहित है। अब एक बात बताओ, उसकी मां विवाहित किससे होगी, अपने पति से होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पी की मां है यानी वो कौन है, जे ही है, ठीक है ना। वो पी की मां कौन है, जे है। इस बात से क्लियर पता लगता है कि पी की मां कौन है, जे, क्योंकि पी की मां जो जे है ना, वो पी की मां किससे विवाहित है, जे के पति से। अब जे किससे विवाहित होगी, अपनी पत्नी से। तो इसका मतलब जे ही कौन है, पी की मां है, ठीक है, जिसका एक बेटा है और दो बेटियां हैं। तो जे का एक बेटा है और दो बेटियां हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, यहां पर यानी अभी हमें नहीं पता, इसका ये पता है कि जे के ना एक बेटा है और दो बेटियां हैं। तो यानी दूसरी से भी आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरी से आप देखो, क्या दूसरी से आंसर आ रहा है, तो दूसरी तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है बच्चों, यहां पर हमसे पूछा था जे का पी से क्या संबंध है। तो जे का तो हमें यहीं से पता लग रहा है कि जे पी की मां है, उसके बाद उसके एक बेटे हैं, दो बेटियां हैं, उस बात से कोई मतलब नहीं है। तो यानी दूसरे से आंसर आ चुका है। जब केवल दूसरे से आंसर आ रहा है तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। हमें इन दोनों को कंबाइन करने की जरूरत है ही नहीं, इन दोनों को कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिएगा यहीं पर हमारा ना आंसर केवल दूसरे से आ गया। तो जब पहले से तो आंसर आया नहीं, दूसरे से हमारा आंसर आ चुका है, तो हम दूसरे को टिक कर देंगे, काम खत्म हो चुका है। देखिएगा बच्चों, पहले हम चेक करते हैं हरदम पहले को, उससे आंसर आता है तो ठीक है, ठीक है ना, उससे आंसर आता है तो ठीक है, ठीक है। और फिर चेक करेंगे दूसरे को, और दूसरे से आंसर नहीं आता, दूसरे से आंसर नहीं आता, तो यानी हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन बी आंसर कब होता है, जब पहले से आंसर नहीं आता और दूसरे से आंसर आ जाता है, दूसरी स्टेटमेंट से आंसर आ जाता है। सी ऑप्शन कब होता है, जब पहले से भी आंसर नहीं आता ना ही दूसरे से आंसर आता है, पर दोनों को कंबाइन करने से आंसर आ जाता है, तब हमारा क्या है, सी ऑप्शन होता है। चौथा ऑप्शन कब होता है बच्चों, चौथा ऑप्शन आंसर तब होता है जब पहले से भी आंसर आ जाता है और दूसरे से भी आंसर आ जाता है, तो तब हम जाकर इन दोनों में क्या बनाएंगे, आइदर का केस बनाएंगे, ठीक है ना बच्चों।
और देखिएगा पांचवा आंसर कब होता है, पांचवा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आंसर तब होता है जब ना तो पहले से आंसर आए, ना ही दूसरे से आए, ना ही दोनों को जोड़ने से आंसर आए। तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन ई के साथ जाएंगे। इतना सिंपल सा समझ लीजिएगा बच्चों। आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा। जो मैंने बाद में बताया ना वो चीज आपको अच्छे से माइंड में क्लियर हो गई होगी। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, हाउ इज, देखिएगा इसकी आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। अब आगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, तो ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं मैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, 7वां क्वेश्चन। What is the code of sky in the code language? कोड भाषा में स्काई का कोड क्या है। अब पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि स्काई इज क्लियर, स्काई इज क्लियर। इसका जो कोड है वो है डे राफा। क्या कोड है, डे राफा। तो क्या इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्काई का कोड आ रहा है, नहीं पता, हमें नहीं पता इसके अकॉर्डिंग स्काई का कोड क्या होगा। स्काई का कोड डे भी हो सकता है, रा भी हो सकता है, फा भी हो सकता है। पर दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि मेक इट क्लियर, मेक इट क्लियर। इसका जो कोड है वो क्या है, वो है डेगा जो, डेगा जो। तो हमने देखा पहले से भी आंसर नहीं आया, स्काई तो दूसरे में है ही नहीं, तो दूसरे से भी आंसर नहीं आएगा। पर मैं जब दोनों को मिलाकर देखता हूं, अब दोनों को मिलाकर देखूंगा तो दोनों को मिलाने से केवल किसका कोड पता चला, क्लियर का कोड पता चला। हमें तो पता लगाना स्काई का है ना, तो स्काई का तो अभी भी पता नहीं लग पाया। तो यानी पहले और दूसरे को मिलाने से भी आंसर नहीं आया। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ई देंगे, ठीक है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें कहा गया है, पहले क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर भी कुछ गिवन है। इस बार क्या कहा है, क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि 43, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि 43 का जो कोड है वो क्या दिया गया, स्टॉप ड्रिंकिंग। क्या दिया गया है, स्टॉप ड्रिंकिंग, ठीक है। हमने मान लिया 43 का जो कोड है वो क्या दिया गया है, स्टॉप ड्रिंकिंग दिया गया है। फिर उसके बाद किसका कोड दिया है, 59 का। और 59 का जो कोड दिया गया है वो कोड क्या दिया गया है, इंजूरियस हेल्थ। क्या दिया गया है, इंजूरियस हेल्थ, ठीक है, हमने मान लिया। अब हमें बताना है कि 9 और 5 का कोड क्या होगा। हमें बताना है 9 और 5 का कोड क्या होगा। तो मैं सबसे पहले यूज करूंगा प्यारे बच्चों, अब किस स्टेटमेंट का यूज करूंगा, मैं पहले यूज करता हूं पहली स्टेटमेंट का। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो 457 है उसका जो कोड है वो है स्टॉप बैड हेल्थ। क्या है उसका कोड, स्टॉप बैड हेल्थ, ये कोड है बच्चों। अब एक बात को ध्यान दीजिएगा बच्चों, यानी मैं केवल पहली स्टेटमेंट के आधार पर देख रहा हूं, तो यानी कुछ तो हमें गिवन था, तो यानी इन दोनों को कंपेयर करने से हमें यह पता चल गया है कि जो हेल्थ का कोड है वो क्या आएगा। तो 5 और 9 में से यहां पर क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो प्यारे बच्चों हमें पता लग गया ना कि 5 का जो कोड है वो क्या है, हेल्थ है। तो 9 के लिए ऑटोमेटिकली क्या बचा, इंजीरियस वर्ड बचा, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर 2 ही वर्ड है। तो हमें 5 का भी कोड पता लग गया, 9 का भी कोड पता लग गया। यानी हमारा पहली स्टेटमेंट से आंसर आ चुका है, पहली स्टेटमेंट से आंसर आ चुका है। अब मैं ट्राई करूंगा दूसरी स्टेटमेंट को। अब मैं दूसरी स्टेटमेंट ट्राई करता हूं। दूसरी स्टेटमेंट यहां पर क्या दिया गया प्यारे बच्चों, 639। और 639 का जो रिलेशन है वो क्या दिया गया है, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस, ठीक है ना, ये आपका आंसर दिया गया है। अब बच्चों एक बात बताएं यहां पर, अब मैं यदि देखता हूं यहां पर कि इसके और इसके अंदर, इन दोनों के अंदर एक क्या है, कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, इंजूरियस कॉमन है। तो इंजूरियस से हमें किसका कोड मिल गया, 9 का कोड मिल गया। तो ऑटोमेटिकली हेल्थ का जो कोड है वो किसके लिए बच गया, 5 से। तो यानी केवल स्टेटमेंट सेकंड से भी आंसर आ रहा है। जब दोनों ही स्टेटमेंट से इंडिविजुअल आंसर आता है, जब दोनों ही स्टेटमेंट से इंडिविजुअल आंसर आता है, तो हम उनके बीच क्या कहेंगे, आइदर और का केस बन रहा है। उनके बीच क्या कहेंगे, आइदर और का। चलेगा, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है,
फ्रंट देखिएगा, हाउ इज म्यूजिक रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, ठीक है ना, म्यूजिक का कोड क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो हमें स्टेटमेंट 1 क्या दी गई है, स्टेटमेंट 1 ये कह रही है कि स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग जो फ्रंट है उसका जो कोड है ना वो 73 आ रहा है, फ्रंट का कोड क्या आ रहा है 73। तो हम लॉजिक पता लगाने की कोशिश करते हैं कि फ्रंट का 73 कोड कैसे आया। तो आप उसके लिए क्या करोगे, इनकी पोजिशनल वैल्यू लिख लो। इनकी जब आपने सबकी पोजिशनल वैल्यू लिखी और उन सभी को जोड़ा तो 24 और 15 39 और 14 53 और 20 73 आ गया। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि फ्रंट का जो कोड है वो 73 कैसे आया, पोजिशनल वैल्यू का सम लिया। तो ऐसे ही म्यूजिक वर्ड की पोजिशनल वैल्यू का सम लेकर आप म्यूजिक का भी कोड निकाल सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा पहली स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या दूसरी से भी आंसर आ रहा है। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो स्माइल है, स्माइल का जो कोड है ना वो है HNROV। अब देखो क्या यहां पर आप कोई लॉजिक पकड़ पाएंगे, तो यहां पर आप लॉजिक पकड़ पा रहे हैं। ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं, तो प्यारे बच्चों म्यूजिक वर्ड के अपोजिट लेटर क्या हो जाएंगे, म्यूजिक का कोड हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर पहले से भी आ रहा है और दूसरे से भी आ रहा है। जब दोनों से इंडिविजुअल आंसर आ रहा है तो क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। अभी यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर कहा है बच्चों की एक पंक्ति में प्रदीप और साहिल के बीच कितने बच्चे हैं, चलेगा ये पता लगाना है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, प्रदीप इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट इन द रो, कि प्रदीप का जो रैंक है लेफ्ट हैंड से वो कितना है 15th है। तो केवल इस व्याप पर तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता, तो स्टेटमेंट 1 से तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, साहिल is exactly in the middle and there are 10 children towards his right। साहिल जो है ना वो एकदम बीच में है, साहिल कहां पर है, पंक्ति के एकदम बीच में है, ठीक है ना। और उसके दाईं ओर कितने बच्चे हैं, 10 है। तो साहिल जब पंक्ति के बीच में है तो साहिल के दाईं ओर 10 है, तो साहिल के बाईं ओर भी कितने होंगे, 10 होंगे। तो यहां से केवल ये पता लग गया कि पंक्ति में कुल कितने हैं, 21 है, पंक्ति में कुल कितने हैं, 21 है। अब बच्चों यहां पर हमने देखा क्या दूसरे से आंसर आ रहा है, क्वेश्चन तो ये पूछा ना प्रदीप और साहिल के बीच कितने हैं, तो दूसरी स्टेटमेंट में तो प्रदीप का जिक्र ही नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ना तो 1 से आ रहा ना ही 2 से आ रहा, पर क्या दोनों को कंबाइन करने पर आंसर आएगा, तो देखते हैं हम। प्रदीप का जो रैंक है वो लेफ्ट से, देखिएगा साहिल के बारे में क्या बताया गया है कि प्रदीप लेफ्ट से 15th है, तो प्रदीप के बाईं ओर कितने हैं, 14 है, ये बात याद रखिएगा। और संदीप के बाईं ओर कितने थे आपके, साहिल के, तो साहिल के लेफ्ट में कितने हैं, 10 है, ठीक है ना। ये हो गया आपका उस रो में साहिल, ठीक है ना। और उसके अलावा मैं कहता हूं साहिल और प्रदीप के बीच कितने हैं, 3 है। क्यों 3 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा प्रदीप के लेफ्ट में 14 होने चाहिए था, तो अब भी तो 14 ही है, 10 ये 3 ये 10 और 3 13 और एक साहिल 14, यानी इसका मतलब प्रदीप और साहिल के बीच कितने हैं, 3 है। तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से ये पता लग रहा है, रैंकिंग मैंने आपको पढ़ाई है, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन ये, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, ठीक है ना, उत्तर की ओर मुख करके बैठी लड़कियों की पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर क्या कह रही है, ध्यान दीजिएगा उस पर, अनुष्का हु इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ दीपिका हु इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। अनुष्का जो लेफ्ट से 5वें पर है, अनुष्का लेफ्ट से 5वें पर है, तो इसका मतलब अनुष्का के लेफ्ट में कितने होंगे, 4 होंगे। साथ ही साथ क्या कहा गया है, इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ दीपिका, अनुष्का जो है ना दीपिका के 8th लेफ्ट में है। अब एक बात देखिएगा, यदि ये दीपिका है, दीपिका के बाईं और 8वें स्थान पर अनुष्का है, तो दीपिका और अनुष्का के बीच कितने होंगे, 7 होंगे। दीपिका और अनुष्का के बीच कितने होंगे, 7 होंगे। फिर क्या कहा, दीपिका जो है ना वो राइट से 12th हैंड पर है, दीपिका का दाईं ओर से 12वां स्थान है, तो इसका मतलब दीपिका के दाईं ओर कितने हैं, 11। तो अब बच्चों यहां से यदि आप निकालेंगे तो यहां से आपका टोटल आ जाता है कितना, 7 और 4 11 और 11
11 22 और 2 24, यानी हमें कुल पता लगाना था ना कितनी लड़कियां हैं। तो पहली स्टेटमेंट से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, पहली स्टेटमेंट से क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब लेंगे हम दूसरी स्टेटमेंट की बारी। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, मनीषा इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ नीसा हु इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है ना, एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब एक बात देखिएगा, इसका हमें कुछ जिक्र ही नहीं करना बच्चों, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिएगा। या नीसा के बारे में क्या बताया है कि नीसा 17th है राइट से और 18th है लेफ्ट से, तो यानी हमें कुल मिलाकर नीसा की जो पोजीशन है, नीसा की पोजीशन दोनों तरफ से पता लग गई। क्यों पता लग गई, दिया गया है कि लेफ्ट से जो उसकी पोजीशन है वो कितनी है, 18th है, और राइट से उसकी पोजीशन है 17। जब किसी व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन पता हो तो टोटल निकाल सकता हूं। कैसे, दोनों रैंकों को जोड़ दीजिएगा और -1 कर दीजिएगा, यानी टोटल आ चुका है, टोटल आ चुका है ना बच्चों। तो यानी मैंने क्या देखा, सेकंड से भी आंसर आ चुका है, तो इसलिए क्या बन जाएगा अब आइदर और का केस, क्या बन जाएगा, आइदर और का केस। वाह भाई शानदार, प्रीतो शाही, नीरज कुमार पटेल और स्मित राज, बहुत बेहतरीन बच्चों। क्योंकि देखिएगा मैं तो समझा रहा हूं इसलिए बड़ा स्लोली क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि एक एक चीज क्लियर कर बता रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है, ये चैप्टर तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ट्रिक तो आप वहां से भी सीख सकते हैं, बस अभी आपको केवल आइडिया बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है। चलिए बच्चों 12वां क्वेश्चन चलेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा 12वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस टाइप के 3 क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास में। ये आपके लिए होमवर्क, 3 क्वेश्चन और करते हैं मिसलेनियस टाइप के। ये है जैसे पहला है, इन विच ईयर वाज मोनिका वाज बोर्न, मोनिका का जन्म किस वर्ष हुआ था, हमें ये पता लगाना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है बच्चों, पहली स्टेटमेंट कहती है, ध्यान दीजिएगा, पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, वो कहती है कि मोनिका एट प्रेजेंट 23 ईयर्स यंगर टू हर फादर, मोनिका वर्तमान में अपने पिता से 23 वर्ष छोटी है। यानी मैं कहूं बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक सीधी सी बात है कि जो मोनिका के पिता हैं यदि उनकी उम्र x है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मोनिका की जो उम्र होगी वो कितनी होगी, x - 23, क्योंकि वो अपने पिता से 23 वर्ष छोटी है। पर क्या बच्चों पहली स्टेटमेंट से क्वेश्चन का आंसर आ रहा, हमें तो ये पूछा मोनिका किस वर्ष में पैदा हुई थी, तो यहां तो वर्ष का कोई जिक्र है ही नहीं, तो पहली स्टेटमेंट से तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। अब हम जाएंगे दूसरी स्टेटमेंट पर। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है बच्चों, मोनिकाज ब्रदर हु वाज बोर्न इन 1967 इज 29 यंगर टू हिज फादर। देखिएगा हमने कहा था मोनिका के जो फादर हैं, यहां पर बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। यहां पर हमें क्या बताया गया कि मोनिका का जो भाई है, मोनिका का जो भाई है वो कब पैदा हुआ है, वो पैदा हुआ है 1967 में, ठीक है, मान लिया। और वो जो है ना अपने पिता से कितने वर्ष छोटा है, वो अपने पिता से 29 वर्ष छोटा है। तो इसका मतलब क्या बताएगा कि मोनिका का भाई जो है ना वो कितने का है, x - 29 का है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने पिता से कितने वर्ष छोटा है, 29 वर्ष छोटा है, ठीक है ना। तो मैंने देखा बच्चों यहां से भी हमें एग्जैक्टली, अब इनका रिलेशन आपस में नहीं दिया मोनिका का, या मोनिका की बहन का जिक्र नहीं है, सॉरी कहीं पर मोनिका का जिक्र नहीं है, मोनिका के भाई का जिक्र है, तो केवल दूसरी स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं आएगा। पर मैं जब दोनों को कंबाइन करता हूं तो क्या दोनों को कंबाइन करने से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। मोनिका जो है ना वो कितनी है, x - 23, और मोनिका का भाई कितने का है, x - 29 का। तो इसका मतलब मोनिका का भाई मोनिका से छोटा है या बड़ा है, पहले तो ये बताओ। देखिएगा बच्चों x - 23 और x - 29, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है बताओ। चलो पहले तो थोड़ा सा यही पता लग जाएगा, कुछ बच्चे इसी को लेके भी कंफ्यूज है। नीरज कुमार,
हाँ, मोनिका का भाई मोनिका से छोटा है, तो मोनिका उससे बड़ी है, और कितने वर्ष बड़ी है मोनिका? उससे अपने भाई से 6 वर्ष बड़ी है। मोनिका अपने भाई से 6 वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब मोनिका का जन्म कब हुआ है? 6 वर्ष पहले, यानी 1961 में। तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, दोनों को मिलाकर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। चलिएगा, ठीक है बच्चे, वो इसलिए मैं कह रहा हूं ना 1973 निकाला, तो वो गलत मान रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि x - 23 और x - 29 में x - 29 बड़ा है। नहीं बच्चे, x - 23 बड़ा है। ठीक है ना, मैथ की ये बेसिक से कंसेप्ट। चलेगा बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टोटल वेट ऑफ 10 बॉल्स ईच ऑफ द सेम वेट? समान वजन वाली 10 गेंदों का कुल वजन क्या होगा? यानी 10 बॉलर, सबका जो वेट है वो क्या है? सेम है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? पहली स्टेटमेंट कह रही है 1/4 ऑफ द वेट ऑफ ईच बॉल इज 10 kg। हम मान लेते हैं कि एक बॉल का जो वेट है ना वो x kg है, तो 1/4 यानी x/4 जो है ना वो किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। तो इसका मतलब x का वेट कितना हो जाएगा? 40 kg हो जाएगा। यानी एक बॉल का जो वेट है वो कितना आ जाएगा? 40 kg। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है। ठीक है ना। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? द टोटल वेट ऑफ 3 बॉल्स इज 40 kg मोर देन द वेट ऑफ द 2 बॉल्स। ठीक है ना। 3 गेंदों का कुल वजन 2 गेंदों के वजन से 40 ग्राम अधिक है। यानी मैं यहां पर कहूं, ठीक है ना, 3 गेंदों का वजन, यानी मैं कहूंगा x प्लस x जो है ना वो किसके बराबर है? वो बराबर के कुल वजन के 40 किलोग्राम से अधिक है। यानी 2 गेंदों का x ग्राम हो गया और उसमें 40 जोड़ दोगे तो वो सीधा सीधा किसके बराबर आ जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा। तो यानी इसका कहने का मतलब है 3 बॉल का वेट और 2 बॉल के वेट में 40 जोड़ दो तो ये बराबर होगा। तो यहां से हमें x की वैल्यू कितनी पता लग जाएगी? 40। तो यहां से भी हमारा क्या है? आंसर आ रहा है। यहां से भी आंसर आ रहा है। तो यानी क्या बनेगा? आइदर और केस बनेगा। क्या बनेगा? आइदर और, क्योंकि दोनों से आंसर आ रहा है। चलेगा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन बच्चों। द फर्स्ट संडे, देखिए आपका है द लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल 2005 फॉल ऑन विच डेट? ठीक है ना। ये भी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क, अब पढ़ाने की इच्छा नहीं है। तो चलिएगा बच्चों, इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और आपको साथ ही साथ एक बात कहना चाहूंगा बच्चों की क्लासेस की इंफॉर्मेशन के लिए और साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स के लिए, उसके लिए आप सभी बच्चे क्या है, रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। और जिस बच्चे ने अभी तक रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो रेडियन मेंसा चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल। इससे आपको क्या है, क्लास की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, पीडीएफ मिलती रहेगी। लिंक यदि आपको नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर भी मैंने क्या है टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है। आप वहां से भी क्या है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।